एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ऑरा का, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और हम बॉम्बे से आए हैं। साइक्लोना मिशन करके एक संस्था है जो हम चलाते हैं पिछले 25 साल से, और मेन हमारा विषय है ऑरा, आभा मंडल। सो कितने लोग हैं जो इस आभा मंडल के विषय को जानते हैं? ऑरा को नहीं जानते? यस। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये नाम इंग्लिश है ऑरा, अदरवाइज हमने एक शब्द के बारे में सुना है जिसे कहते हैं आभा मंडल। इज राइट? आभा मंडल। या हमने बचपन से एक चीज सुनी है, छाया, है ना? तो हम कहते हैं ना, छाया हमारे साथ चलती है, राइट? ये शब्द हमने सुना है। तो इंग्लिश ने उसको ऑरा इसलिए कहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है, इसलिए उसका नाम ऑरा बन गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रिकल मतलब विचार एंड मैग्नेटिक मतलब इमोशंस, राइट? और ये साइंस के माध्यम से ये जानने को मिला, जब मैंने लंदन में मैंने पीएचडी की 3 साल, तब मुझे पता चला कि महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं और पुरुषों में विचार धारणाएं ज़्यादा होती है, थॉट्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होती है। सो महिलाएं इसलिए पावरफुल ज़्यादा मानी जाती है बिकॉज मैग्नेट इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रिकल, ऐसा होता है। तो छोटे बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनके अंदर भी वो चुंबकीय शक्तियाँ ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होता है बच्चों में, इसलिए बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, खेलते हैं, है ना? लेकिन जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं ना, तो धीरे धीरे इनकी मैग्नेटिक एनर्जी कम होती है और वो इलेक्ट्रिकल ज़्यादा होती है, विचारों की वजह से, थॉट्स के वजह से। इज राइट? सो हमारा जो एक सब्जेक्ट गॉड ने दिया है पुरुषों को मैग्नेटिक एनर्जी समझने के लिए और महिलाओं को पुरुषों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने के लिए, ये जन्म होना होगा। इज इट राइट? तो इसलिए भारत की संस्कृति के हिसाब से कि जब हम शिव शक्ति के साथ जीते हैं, बैलेंसली जीते हैं, तो हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। इज इट राइट और नॉट? डू यू एग्री? लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे महिलाओं को स्पेस कम दिया जाता है, एक्सेप्टेंस कम की जाती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो एक प्रॉब्लम होता है, वो जो एक फीलिंग होती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो सप्रेस्ड हो जाती है और इसलिए शायद थायराइड के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। इज राइट और नॉट? मेंस्ट्रुअल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो क्या होता है ये साइंस के हिसाब से कि कहीं ना कहीं जो हमारा वजन बढ़ता है वो भी कहीं ना कहीं रिसर्च के हिसाब से एक नेगेटिव थॉट 200 ग्राम वजन बढ़ाता है, एक नेगेटिव इमोशन 500 ग्राम वजन बढ़ाता है। तो अगर आपको वजन कम करना है तो सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट से निर्भर नहीं हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं थॉट्स और इमोशंस को भी कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका वेट रिडक्शन बहुत फास्ट होगा। इज इट राइट? दूसरी बात यह है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, तो आपका ऑरा कहीं ना कहीं एक फ्लो होता है, एक क्या कहते हैं, गंगा माँ में जैसे वाटर का कैसे बहाव होता है, तो वैसे एनर्जी का भी फ्लो होना चाहिए, कहीं स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए, कहीं स्टक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है। राइट? तो मेडिकल साइंस ने मुझे कभी ये नहीं समझाया था कि ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो हमारे चक्रों के वजह से होते हैं, एनर्जी सेंटर्स के वजह से होते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि सारे चक्र जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, राइट, ये चक्र कहीं ना कहीं कॉज है और इफेक्ट हमारी सिम्टम्स हैं या मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। तो हम करेक्शन किसको करते हैं? मेडिकल रिपोर्ट्स को करेक्शन करते कि नहीं, कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरा थायराइड T3 T4 ESH बढ़ गया है या कम हो गया है, हम उसी का इलाज करते हैं। हमने कभी ये सोचा नहीं है कि इसका कारण क्या है, ये क्यों हुआ मुझे, कभी सोचा ही नहीं और कभी डॉक्टर ने बताया भी नहीं हमें। इज इट राइट? लेकिन जब हमने ये रिसर्च की तब पता चला कि हमारा जो कॉज है वो थॉट्स के वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, हमारे जो कारण है बीमारियों के वो इमोशंस की वजह से, शब्दों की वजह से। नॉर्मली हम शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे बताइए?
कौन से वर्ड्स हम घर पे इस्तेमाल करते हैं? हो जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन नॉर्मली वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसके विचार हमारे अंदर गूंजते हैं। इज राइट और रॉन्ग? आज वो आएगा तो मैं बताऊंगी, आज मैं उनको बोलूंगी। इज राइट और रॉन्ग? गूंजते हैं, विचार गूंजते हैं, भाव जो हमारे अंदर होते हैं उसके आधार पे शब्द निकलते हैं। तो जब मैं 2008 में यूएस गया था, अमेरिका में, वहां पे डॉक्टर टॉनी रॉबिन्स को मिला जिन्होंने मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखाई, एनएलपी सिखाई। उन्होंने मुझे कहा वर्ड्स, टोनैलिटी एंड एक्शन, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब मैंने 98 में माइंड पावर सीखा था इंडिया में, तभी उन्होंने ये बताया कि वर्ड्स एंड इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स, इमोशंस, कहीं ना कहीं हमारे एक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट, या टोनैलिटी, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम खुश होते हैं ना तो शब्द भी अच्छे निकलते हैं, टोनैलिटी भी सॉफ्ट होती है, इज इट राइट? और जब हम दुखी होते हैं तो शब्द भी कड़वे निकलते हैं, और शब्द कभी अच्छे निकलते हैं लेकिन उसके पीछे टोनैलिटी बहुत भड़ास वाली निकलती है, इज इट राइट? तो हम काफी बार कहते हैं ना भाई ये चीज तुम शांति से भी तो बोल सकते थे, कहते कि चुपते हैं ना वो, इज राइट? तो ये जो चुपने वाली बात है ये हमारा ऑरा बिगाड़ती है, एनर्जी बिगाड़ती है। और ऑरा साइंस को हम मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति, रेजिस्टेंस पावर कहते हैं। तो जब हम एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, ताने मारते हैं, या साइलेंट वॉर कहते हैं, साइलेंट वॉर का मतलब है कि आप अपने मनी मन में बातें करते रहते हो, मनी मन में बातें चलते रहती है आपकी, इज इट? उसे डॉक्टर टोनी रॉबिन्स ने कहा है इनर डायलॉग। ये होता है कि नहीं आपके साथ? होता है ना, खाली जितना, इसलिए वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। इसका मतलब है जब भी हम खाली बैठते हैं ना, हम पुरानी बातों को याद करते हैं, मेरे साथ ऐसे किया, मुझे ऐसे बोला, कोई मेरे साथ चीट किया, मुझे फ्रॉड, मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे झूठ बोला, ये इनर डायलॉग चलते रहता है। तो उससे हमारी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स खराब हो जाती है, ऑरा खराब हो जाती है, इम्यूनिटी खराब हो जाती है। और जब वो ऑरा सिकुड़ जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, तभी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में आते हैं और हमारे अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम इलाज किस चीज का करते हैं? बैक्टीरिया का करते हैं। हम उस भाव का नहीं करते, उस शब्द का नहीं करते, उस टोनैलिटी का नहीं करते, उस एक्शन का नहीं करते, हम सिर्फ उस एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल मेडिसिन लेते हैं, ऑपोजिट वाली। आप समझ में आ रहे हैं? इज इट राइट? अब हम लोग कैसा है ना, हम संसार में रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम रामदेव बाबा के जैसे आश्रम में रह रहे हैं या श्री श्री के जैसे आश्रम में, ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं। उन्हें कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें कोई फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें कोई सोशल प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे के ऑरा में टकराते हैं, हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के ऑरा में टकराते हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के ऑरा में टकराते हैं। और वो ऑरा में जो टकराने वाली बात है ना, इसका मतलब अंदर ही अंदर एक युद्ध चलता है दो के बीच, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। आपने देखा दो पत्थर को जब रगड़ते तो क्या होता है? आग निकलती। दिस इज द थिंग। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें यह बोला गया है कि हमें हमेशा अपने जो ऑरा रहती है उसकी ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए हमें आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? आध्यात्मिक साधना। लेकिन हम नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ज्यादा करके ना सब पूजा पाठ करते हैं। कितने लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं? मैक्सिमम लोग पूजा पाठ, शिव जी की पूजा पाठ, कृष्ण की, दुर्गा माँ की, सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। और मुझे भी ये कभी पता ही नहीं था कि इस पूजा पाठ से अंदर की जो नकारात्मक सोच विचार है ना, उसको फ्यूल टू फायर मिलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे अंदर अगर गुस्सा है और उस गुस्से को अगर एनर्जी मिले तो गुस्सा बढ़ जाता है। हमारे अंदर अगर डर है, ईर्ष्या है, जलसी है, अहंकार है और उसको अगर एनर्जी मिले तो वो फ्यूल टू फायर हो जाती है,
वो 10 की मात्रा में थी और 50 की मात्रा में हो गई। समझ आ रहा है? आपने देखा मंदिरों के पुजारी हमेशा भड़के हुए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, देखा ही नहीं? अब वैष्णो देवी जाते हो, तिरुपति जाते हो, या यहाँ पे भी आपकी जो हनुमान जी मंदिर है, थोड़ा आप टच कर दो, देखो कैसे चिल्लाएंगे वो। अरे महिलाओं की कैसे टच कर सकते हैं? इज इट राइट और रॉन्ग? इसका मतलब वो क्या करते हैं, अपने अंदर की जो भड़ास होती है ना, उसको वो डायनेमिक फोर्स लगा देते हैं, ऊर्जा लगा देते हैं, और महिलाओं के साथ यही प्रॉब्लम होता है। मैंने काफी साल तक वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर रिसर्च किया है। मेरे काफी दूरदर्शन के यूट्यूब पे टॉक भी आप देख पाओगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ महिलाओं में शक्तियाँ बहुत है, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, हर चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन महिलाओं में एक चीज की जो कमी दिखी है ये इस समाज में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। ऊर्जा को डायरेक्शन देनी पड़ती है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, रूपांतर करना पड़ता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और वही आज हम इस साइंस को जानेंगे करके कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, चेंज कैसे किया जा सकता है। अब कैसा है ये साइंस, आपने समझ गए कि जैसे कोई एक पत्थर की मूर्ति होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते कि नहीं? सुना है कि नहीं आपने? तो आपको पता है वो क्या कैसे करते हैं? किसी को पता है? आप में से कोई जानता है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा? पंडित जी ही करवाते हैं पूरी पूजा पाठ से, और मूर्ति में एकदम प्राण जैसे एग्जैक्टली फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, रोज पूजा करनी पड़ती है। राइट राइट राइट। तो इसी तरह से जब मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर था और मैंने 500 से ज़्यादा डिलीवरियाँ किया वाडिया हॉस्पिटल बॉम्बे में, तब मुझे कभी समझ में नहीं आया कि बच्चे एब्नॉर्मल बॉर्न क्यों होते हैं, मेंटली रिटार्डेड या फिजिकली हैंडीकैप, या उनको जुवेनाइल डायबिटीज होता है या अस्थमा का प्रॉब्लम, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं ये साइंस में आया तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब हमारी ये प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है शक्तिपात करना। महिला के अंदर जब वो गर्भवती होती है ना, तो बच्चे का शक्तिपात होता है। हर महीने में एक एक चक्र की शक्तिपात होती है। तो 9 मंथ्स लगते हैं, 9 मंथ्स लगते हैं एक बच्चे को, बेबी को अंदर ग्रो होने में। तो 7 चक्रस ये 1 2 3 4 5 6 7 और 2 चक्र हाथ के, 7 चक्रस की प्राण प्रतिष्ठा होती है जो मदर एक बच्चे के अंदर करती है। अगर पंडित ने कोई गलती करी तो उस मूर्ति में इतना प्रभाव नहीं होता और लोग दर्शन के लिए नहीं जाते, सोचते यार मुझे कोई मंदिर में मजा नहीं आया, कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई, है राइट? लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा अच्छी सी हुई तो लोग दूर दूर से दर्शन के लिए जाते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी इतना दूर है, तिरुपति इतना दूर है, शिरडी का मंदिर इतना दूर है, दूर दूर से भी जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आप अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो बच्चा ढंग का बॉर्न नहीं होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? कहीं ना कहीं वो फिजिकली वीक होगा या कहीं मेंटली वीक होगा, इमोशनली वीक होगा, और उसके वजह से उसकी लाइफ के काफी इश्यूज लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे। तो हु इज रिस्पांसिबल, मुझे बताओ? हाँ, कोई मदर ही रिस्पांसिबल है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमने ना एक छोटा सा रिसर्च किया, एक प्रयोग किया आज से 15 साल पहले। हमने ना वूम रिग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुना है आपने, पिछले जन्म में ले जाते, सुना है ना आपने? वैसे हमने 15 साल पहले ना वूम रिग्रेशन स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? जब मैंने एक महिला आई थी मेरे पास बड़ौदा से, और वो कह रही थी कि मैं मेंटली रिटार्डेड चैलेंजिंग बच्चों की कुछ स्कूल चलाती हूँ, मुझे पता नहीं ये ऐसे बच्चे मैं क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ और या ऐसे बच्चे क्यों हैं। तो फिर हमने उस महिला का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया पहले, और पता चला कि पिछले लाइफ में उसने इन बच्चों के साथ कुछ तो भी छेड़छाड़ी की थी, और आज वो सारे बच्चे इसी के लाइफ में, इसके स्कूल में, और उसको उसकी सेवा करनी पड़ रही है। फिर जब हमने पेरेंट्स की, मदर की स्पेशली वो रिग्रेशन की, तब पता चला कि मदर कोई ना कोई मंथ में टेंशन में थी, कहीं उसने पॉइजन ले लिया था, कहीं ना कहीं उसने ज़्यादा कोई एलोपैथी मेडिसिन ले ली थी, या उसको डायबिटीज थी, या कुछ तो इश्यू था, डिवोर्स हो गया था, तो उसके वजह से ये बच्चा कहीं ना कहीं वीक पहुंच गया। अब समझ में आ रही है नहीं? तो हमने उस वूम रिग्रेशन के प्रयोग में उस महिला से बहुत फॉरगिवनेस करवाई, हीलिंग करवाई, मेडिटेशन करवाया, 2 घंटे का ये प्रोसेस चला, और ऐसे करते करते हमने काफी महिलाओं के किए, और उसके बाद वो बच्चों को ऑब्जर्व किया जो वो स्कूल में थे।
तो धीरे धीरे ना बच्चों के डीएनए में चेंजेस आना शुरू हो गए, बच्चों के हाव भाव में चेंजेस आना शुरू हुए। उसी को ये हम आभा मंडल कहते हैं, ऑरा साइंस कहते हैं, कि एक स्वभाव को बदलना, एक नेचर को बदलना, एक कैरेक्टर को बदलना, एक तासी को बदलना, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये ओवरनाइट नहीं है, कुछ तो प्रोसेस करना पड़ेगा। हम पीछे जाते हैं गिले शिकवे को पकड़ने के लिए, कहाँ पे हम खफा थे, किसकी कमियां थी, किसकी मतलब जो भी हमारे साथ ट्रॉमास हुए या कहीं बदसलूकी हुई हमारे साथ, उसको हम रिकलेक्ट करते हैं। पिछला प्रेजेंट का पास्ट, पिछला जन्म तो किसको नहीं पता, प्रेजेंट का पास्ट तो सबको है, राइट? जैसे एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है और उसके साथ कुछ लोग अच्छे से सुलूक नहीं करते, अरे यार शायद लड़का होता तो कितना अच्छा होता, लड़का होता तो कितना अच्छा होता। तो वो जो सुलूक हम करते हैं एक फीमेल चाइल्ड के साथ, वो उसके ट्रॉमेटिकली माइंड में रह जाता है कि मेरे भाई को तो बहुत अच्छे से रखा हूँ, मुझे ही अच्छे से नहीं रखा। इज इट राइट और राइट? तो इसलिए ये चीज का करेक्शन करना बहुत जरूरी है, हर एक की लाइफ में करेक्शन करना जरूरी है। और जैसे हम करेक्शन करते हैं वैसे ही हमारा ये आभा मंडल है, ये ऑरा है, ये पूरा चेंज हो जाता है। तो इस साइंस का ये मतलब है कि राइट साइड का जो आभा मंडल है ये आपका पास्ट का है, लेफ्ट का है ये आपका फ्यूचर का है, और ये सेंटर पे जो आपका आभा मंडल है ऑरा ये आपका प्रेजेंट का है। तो अगर आपका पास्ट नेगेटिव है तो आपका फ्यूचर और भी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। इज इट क्लियर? मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो डार्क एनर्जी है ना, ये सॉरी, ये जो डार्क एनर्जी दिख रही ऑरेंज कलर की, ये नेगेटिव है, ग्रीन पॉजिटिव है, ये पर्पल पॉजिटिव है, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर की एनर्जी है ये नेगेटिव है करके। तो कहीं ना कहीं इमोशंस बैगेजेस लाया है। मैंने आपको 7 चक्र के बारे में बताया, तो एक स्वादिष्टाना करके चक्र होता है जिसको 6th चक्र कहते हैं, सैक्रल चक्र, ये इमोशन से कनेक्टेड होता है और उसका कलर ऑरेंज होता है। तो जिस बंदा के पास बहुत इमोशनल नेगेटिव ट्रॉमास है पास्ट की, प्रेजेंट पास्ट की, यही उसके फ्यूचर में एक्सपांशन होने वाला है। तो कभी कभी हम कैसे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। अचानक किसकी याद आती है या अमावस के दिन किसी को साइकिक अटैक्स आते हैं, आपने देखा है, और हम कहते हैं कि इसमें कोई छाया है, कि एक स्पिरिट अटैक है, कोई ब्लैक मैजिक है, हम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन क्या है, हमारा माइंड और चंद्रमा दोनों कनेक्टेड है। समझ में है कि नहीं? हाई टाइड लो टाइड आपने सुना है कि नहीं? स्पेशली आपके यहाँ तो गंगा पे होती है, इसलिए आपको तो ज्यादा पता होगा मेरे से। तो ये माइंड जो है ना, वो कहीं ना कहीं जब लो क्या कहते हैं, जब चंद्रमा की लो फ्रीक्वेंसी होती है तो माइंड की भी लो फ्रीक्वेंसी होती है, और जब चंद्रमा एकदम पूनम की तरफ जाता है तभी भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तभी भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? इसलिए इंडियन कल्चर में स्त्रियों को ज्यादा फास्टिंग करवाया जाता है, उपवास करवाया जाता है। एम आई राइट? पुरुष काम करते हैं, क्यों किया करवाया जाता है स्त्रियों को? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हाई एनर्जी का डे होता है ना, फेस्टिवल डेज होते हैं ना, फेस्टिवल हाई एनर्जी, तभी कहीं ना कहीं महिलाएं और ज्यादा फायरफुल हो जाती है। इज इट राइट? तो अगर वो अनाज कम खाए और फल सब्जियां ज्यादा खाए तो वो अपनी ग्राउंडिंग कर सकती है, एनर्जी को बैलेंस कर सकती है। ये साइंस समझ में आ रही है? राइट? मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहते हैं किचन में नहीं जाना, मंदिरों में नहीं जाना। क्यों? उस टाइम पे महिलाएं का डिटॉक्सिफिकेशन चालू रहता है, बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो मंदिर में भगवान की मूर्ति को छू नहीं सकते। या जिसकी डिलीवरी हो जाती है ना, या गर्भावस्था में होती है, उसको भी मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सोल है, और उस सोल की एनर्जी में भी कहीं ना कहीं उसकी परछाई कभी उस आइडल पे गिर सकती है। कितना साइंस सिंपल है। पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन लोगों को इंट्यूशन था, उनको एक साइकिक एबिलिटी थी, और वो कह रहे थे ऐसे सिचुएशन में महिलाओं को थोड़ा दूर रहना। बिकॉज जब आप खाना बनाते हो, कभी उस नेगेटिव माइंडसेट के साथ बनाओगे तो नकारात्मक भाव जाएंगे नहीं। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, कहते कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये मैं सिर्फ आभा मंडल की बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बाहर की एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आभा मंडल की, ऑरा की, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। हमारे शरीर में सेल होते हैं कि नहीं?
ब्लड सेल्स होते हैं, किडनी का सेल्स होता है, लिवर का सेल होता है, हार्ट का सेल होता है, ब्रेन का सेल होता है। Am I right or wrong? Right? तो रिसर्च के हिसाब से ये माना गया है कि हर अलग अलग ऑर्गन का जो सेल होता है ना, उसमें अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी के जो सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर गिल्ट के इमोशंस होते हैं। जब आपको पछतावा होता है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी के सेल्स डैमेज होते हैं, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाती है और कहीं ना कहीं डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। समझ में कि नहीं? जिस महिला में एंगर ज्यादा है, उसका लीवर के सेल्स में प्रॉब्लम होता है और उसका इन्फिल्ट्रेशन लीवर होता है, फैटी लीवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसके अंदर। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जो हेट्रेड बहुत करते हैं, रिवेंज एटीट्यूड से रहते हैं, उनके हार्ट के सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं विस्कोसिटी, ब्लड थिकनेस ज्यादा होती है और इसलिए उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। कहीं ना कहीं वो चीज होल्ड करती है, पकड़ के रखती है, तो उसको फाइब्रॉइड जल्दी होते हैं, सिस्ट ज्यादा हो जाती है, गॉलब्लैडर स्टोन होता है, किडनी स्टोन हो जाता है। अब आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो ये चीजें? ब्लड प्रेशर के लिए मैंने ना, अगर हम किसी को हेट करते हैं या किसी के लिए बहुत खफा हैं, रिवेंज है कि भाई मैं बदले की भाव है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स की ना इलास्टिसिटी होती है, सॉफ्टनेस चाहिए, तो हार्डनिंग हो जाती है, थिक हो जाती है, कड़क हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आपने देखा है महिलाओं को हाइपोटेंशन ज्यादा होता है, प्रेशर लो ज्यादा होते हैं, पुरुषों को हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखा कि नहीं? क्यों? क्योंकि महिलाएं ना बहुत जल्दी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती है, इसलिए हाइपोटेंशन होता है, और पुरुष टेंशन ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो हाइपरटेंशन में जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये हर सेल के अंदर, अब देखो यहाँ आपको थोड़ा और समझ में आएगा, हर सेल के अंदर हमारे बॉडी में कितने सेल्स है पता है आपको? इसको पता है टोटल कितने सेल्स होते हैं? हाँ, तो कुछ तो हम ऑन एन एवरेज कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 63 ट्रिलियन सेल्स, है ना? तो हर सेल के अंदर ना ऐसे अलग अलग प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जीज होती है, अलग अलग एनर्जी होती है। अब ये देखो, ये डार्क एनर्जीज है, डार्क एनर्जी मतलब ब्लैक एनर्जी है, राइट? तो ये एनर्जी थ्रो करती है, हर सेल ऐसा थ्रो करता है, और जो इंसान योगा, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनकी ये एनर्जी धीरे 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 चेंज होती जाती है। कोई हीलिंग करता है, सॉरी ये देखो, ये धीरे 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 एनर्जी उसके अंदर बदलते जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। तो ये ओवरनाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि रात को आपने कोई मेडिटेशन किया, सुबह आपके सारे 63 ट्रिलियन सेल्स पॉजिटिव हो गए, या आपने एक सुबह योगा किया तो 10 दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कंटिन्यूसली आपको फिटनेस के लिए, आपको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, या माइंड के कैथारसिस के लिए कंटिन्यूसली आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होने वाला। इज राइट और रॉन्ग? आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो, वो दवाइयाँ टेम्पररी होगी, लेकिन हमारे सेल्स का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ये कैरी फॉरवर्ड होता है। और हमने ये रिसर्च में देखा है, क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च में देखा है कि आत्मा ऐसे नेगेटिव चीजों को कैरी फॉरवर्ड करती है। डायबिटीज से मर गया तो उसका जन्म भी यूरिनरी डायबिटीज से होता है, अस्थमा से मर गया तो उसका जन्म भी नेक्स्ट लाइफ अस्थमा से ही होता है, कैंसर से मर गया तो वो दूसरा जन्म बच्चा कैंसर से ही लेता है। अदरवाइज छोटे बच्चे को कैंसर क्यों होता है? ये बताओ, छोटे बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बेबी को डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि ये सोल है ना, ये उस सेल के अंदर की नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करता है। आपने जितने लोगों ने भी ये नए नए मोबाइल खरीदे होंगे, जब भी आप अपने ईमेल आईडी डालते हो कि नहीं, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो कि नहीं, तो पुराने कॉन्टैक्ट्स वापस आ जाते कि नहीं, पुराना डेटा आपका वापस आता है कि नहीं, फोटो है, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप है, सब होता है कि नहीं? तो इसी तरह से ये वापस आता है। और ये जो बच्चा है जो माँ के गर्भ में है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 3 पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट ये मदर के, फादर के संस्कारों को लेके आता है, दैट इज जेनेटिकली है, इज राइट? ये फर्स्ट पार्ट है।
सेकंड पार्ट है कि वो पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से भी कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया है। इज इट राइट? पिछले पहले तो जन्म लिया होगा कि नहीं उसने, इज राइट। और थर्ड पार्ट है कि ये अपना एक इंटेलेक्ट पार्ट होता है जो खुद अपनी बुद्धि लगाता है। ये थर्ड पार्ट है, मतलब वो अच्छी बुरी चीजों को खुद एनालाइज करता है कि मतलब मुझे ये विचार दे रही है, ये मेरे लिए सही है कि नहीं, ये भाव दे रही है, ये सही है कि नहीं। तो हर इंसान में ये तीन पार्ट होते हैं। एक खुद का इंटेलेक्ट पार्ट जिसको बुद्धि कहते हैं, सेकंड पेरेंटल बिलीफ, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड इज अ पास्ट लाइफ इंफॉर्मेशन। अब तीन चीज समझ में आई। तो काफी बार हम क्या कहते हैं, यार पता नहीं यार ऐसे संस्कार तो मैंने बच्चों को नहीं दिए, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हम बोलते हैं कि काफी बार राइट, हमारे फैमिली में किसी कोई झूठ नहीं बोलता, ये बच्चा कितना झूठ बोल रहा है। हमारे फैमिली में कोई ड्रग्स नहीं लेता, ये पता नहीं बच्चा क्यों ड्रग्स ले रहा है। मतलब पिछले जन्म से भी तो कुछ लिया है कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमने और एक प्रोसेस किया, और वो प्रोसेस को कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। दो जन्म के बीच का एक टाइम होता है, उसको 72 घंटे कहते हैं, 72 आवर्स। जब वो भगवान के साथ प्योर कॉन्शियसनेस में बैठता है ये बच्चा जन्म लेने से पहले, और वो ये कहता है कि नेक्स्ट लाइफ में मुझे ये चीजों का अनुभव लेना है। तो इस हिसाब से उसको एक पेरेंट्स मिलते हैं, इस हिसाब से उसको रिलीजन मिलता है, कुल मिलता है, गोत्र मिलता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिलता है उसको। अब समझ में आ रहा है कि वो उसी लाइफ में क्यों जन्म लेता है, ये सोचो। या वो गोत्र में क्यों जन्म लेता है, या उस कुल में क्यों लेता है, या उस जात में क्यों जन्म लेता है, क्योंकि वो कुछ एक्सपीरियंस लेने को आया है। You got my point? समझ में आ रही है? अब सोचो कि कहीं ना कहीं अगर उसके विचार गलत हैं, सोच गलत है, तो कहीं ना कहीं वो जन्म लेने के बाद भी गलतियां करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं। तो 101% आपको उस चीज को यहां से निकालना पड़ेगा, इस चक्र की मेमोरी से उसको निकालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके उस संस्कारों को क्लियरेंस करना होगा। तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पिछले जन्म में ले जाते हैं उसको, और पिछले जन्म में जैसा उसका डेथ हो जाता है, मरण हो जाता है, और उसके बाद जब वो दूसरा जन्म लेने वाला होता है तो उसके बीच में उसने क्या कमिटमेंट गॉड के साथ किया है ना, ये उसको सेंस करना है कि क्यों तूने ऐसे क्यों विचार सोच डाली जिसके वजह से आज तू परेशान हो रहा है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक दो बहुत जबरदस्त एग्जांपल दूंगा। एक लाइफ में क्या था, माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चे को जन्म देते ना आश्रम में छोड़ देती है, कहती भाई मुझसे इसका पालन पोषण नहीं होगा, चले जाते। वो बच्चा पूरी लाइफ भर है ना उस माँ के लिए, पिताजी के लिए तड़पता है, और वो मर जाता है करके। उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में वो कहता है कि मुझे वो माँ बाप के साथ कैसे भी रहना है, उन्होंने क्यों मुझे ऐसे छोड़ दिया। तो नेक्स्ट लाइफ में वो मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होता है, या फिजिकली हैंडीकैप बॉर्न होता है नेक्स्ट लाइफ में। तो माँ बाप क्या करेंगे, उसका क्या रखेंगे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमारे साथ यही हुआ है, जो भी आपने कार्य अधूरे छोड़े हैं ना, वो कार्य को पूरा करने के लिए आप इस लाइफ में आए हो। वेरी सिंपल, आप वही ऑरा लेके आए हो, वही एनर्जी लेके आए हो जो कार्य आपने अधूरा छोड़ा था। मैंने 98 में जब मैं 21 घंटा मेडिटेशन के लिए बैठा, एक दिन मैंने फास्टिंग की लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, और उस दिन मैंने अपने 6 पिछले जन्म देखे, और उस सारे जन्म में मैंने एक चीज समझ ली, कॉमन थी, कि मैं इस जन्म में रिसर्च करने के लिए आया हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आया हूँ। तो उस दिन से मैंने मेडिकल प्रैक्टिस भी छोड़ दी, और मैं सिर्फ रिसर्च ही कर रहा था तब से लेकर आज तक। समझना नहीं। तो आप सभी को भी ना ये जानना जरूरी है कि आपका जन्म क्यों हुआ, आपका पर्पस क्या है। बगैर जाने आप सिर्फ लाइफ को ना जी रहे हो। कैसे जी रहे हो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो एक एनर्जी है, चाहे वो प्लांट्स की एनर्जी है या हमारे अंदर एक एनिमल की एनर्जी है, क्योंकि आप सब जानते हो मनुष्य के पहले हम पशु थे कि नहीं, एनिमल थे कि नहीं, इस राइट और पशु के पहले हम प्लांट्स थे। तो हमारे अंदर है ना ये सारी एनर्जी दोनों है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी, एक नेगेटिव एनर्जी भी है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं मतलब प्लांट्स की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम कहते हैं ये जानवर बुद्धि है, ये जानवरों को जैसे सल्यूट कर रहा है,
कभी कभी आप देखते हो हस्बैंड वाइफ को बहुत मारते पीटते हैं, इज इट राइट और रॉन्ग? और कभी कभी देखते हैं पेरेंट्स बच्चों को भी बहुत मारते हैं, इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये कब होता है कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव कम और नेगेटिव एनर्जी ओवर एक्टिव हो जाता है, तब हमारे अंदर का जानवर एक्टिवेशन होता है, एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं उनको मेडिकल साइंस में। तो आपको नहीं लगता है ये सारी चीजों को हील करनी चाहिए, ये सारी चीजों को पॉजिटिव करना चाहिए, लगता है कि नहीं? शुरू में मैंने आपको क्या कहा, हम कड़वे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम ताने मारते हैं, एक दूसरे को हम इमोशनली हर्ट करते हैं, ये सारी वो चीजें हैं जिसको हमने पॉजिटिव कभी किया ही नहीं, और वो एक रिपीट साइकिल के जैसे होता है। समय समय पे आने पे वापस वही ताने मारना, वही टॉन्ट करना, वही परेशान करना। आप मुझे आंसर दीजिए ये ऐसा क्यों होता है रिपीट, जबकि आप में से कोई नहीं चाहता है कि आप परेशान हो या आपके घर वाले परेशान हो। आप चाहते हो? कोई चाहते हो? कोई नहीं चाहता है। तो मुझे ये बताइए फिर रिपीट क्यों कर रहे हो? आप क्यों रिपीट कर रहे हो, या लोग आपके साथ वही बदसलूकी रिपीट क्यों कर रहे हो? मुझे बताइए, टेल मी व्हाट इज द आंसर? पिछले जन्म के संस्कार कैरी फॉरवर्ड। ओके, और ओके, वेरी गुड। और पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो बार-बार जब तक हम उसको फॉरगिव नहीं कर देते तब तक वो चीज आती जाती है। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताइए कि आज तक हमें जो धर्मों में सिखाया गया है कि आपको पितृ का दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रह का दोष है या वास्तु का दोष है, उसका निवारण हम पंडितों से करवाते हैं, पुजारियों से करवाते हैं, प्रीस्ट से करवाते हैं। एम आई राइट? एंड दैट इज कॉल्ड रिचुअल्स, जिसको हम कर्म कांड कहते हैं, राइट और रॉन्ग? यहाँ तो आपके यहाँ ज्यादा होता है, इसलिए राइट और रॉन्ग? आज के बाद ये साइंस हमें समझना है, हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, हमें ये पास्ट का जो हम लेके आए हैं, जो राइट साइड पे है, इसी को हमको पॉजिटिव करना है अंदर प्रेजेंट में, ताकि फ्यूचर में ये रिपीट ना हो, ये साइकिल रिपीट ना हो। अब समझ में आ रही है? करना तो होगा कि नहीं? और ये देखो, अगर नहीं करेंगे तो ये एम्पलीफाई होता है, मतलब ये यहाँ पे अगर ये 70% था तो यहाँ पे ये 90% हो गया, बढ़ गया कि नहीं? हर लाइफ पर बढ़ते जाता है, इसलिए यहाँ इतने इश्यूज बढ़ गए लाइफ में, क्योंकि कोई भी करेक्शन नहीं कर रहा, ये चीजों को बढ़ावा दे रहे, इज राइट? तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इस मूलाधार प्रेजेंट लाइफ में जो भी हमारे इश्यूज हैं मूलाधार मूल चक्र में, उसको धीरे धीरे हम पॉजिटिव करेंगे कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ। और आज और कल हम 2 दिन यहाँ पे हैं इलाहाबाद में, हम लोगों की ऑरा स्कैनिंग भी करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे काम करना है, कौन से चक्र पे काम करना है, कौन सी एनर्जी पे काम करना है, हम आपको ये गाइड करेंगे आने वाले 2 दिन में। और अगर आप चाहें तो हम आपको कुछ मेडिटेशन सिखा सकते हैं, कुछ हम आपको हीलिंग सिखा सकते हैं, कुछ हम आपको स्पिरिचुअल प्रोसीजर सिखा सकते हैं उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके। और उसके बाद ये जो करेक्शंस जो होते हैं, ये करेक्शंस हमें पास्ट लाइफ के भी करने हैं, प्रेजेंट लाइफ के भी करने हैं, और पैरेंटल करेक्शन भी करनी है। ये 3 कर्मा का करेक्शन हमें करना है, कैसे भी करके। कौन सा 3 करेक्शन? पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड पैरेंटल लाइफ, ये 3 करेक्शन हमें करने हैं। और ये कहाँ करने हैं? हमें नीचे के चक्रों में करने हैं। ये मूलाधार चक्र में पास्ट लाइफ का करेक्शन करना है, ये सैक्रल चक्र में प्रेजेंट लाइफ का करेक्शन करना है, और मणिपुर चक्र में ये पैरेंटल करेक्शन करना है। समझना है कि नहीं? तो 3 प्रकार का रिग्रेशन होता है। कौन सा? ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्मों का संस्कारों को क्लियर करना, या प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, इस जन्म के जो संचित के प्रारंभों में आए हैं उसको करेक्ट करना, या यहाँ पे मणिपुर चक्र में भूम रिग्रेशन करना। बस ये 3 करेक्शन हमें करना है। और इस करेक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ हीलिंग होती है, जैसे करुणा कर्म सोल डीएनए हीलिंग होती है, साइकिक सर्जरी करके होती है, मेडिटेशन होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। ये हीलिंग अगर हम करेंगे तो ये चीजों को हम ठीक कर पाएंगे। इसके लिए कोई दवाई नहीं खानी है, कोई ताबीज नहीं करना है, कोई रुद्राक्ष नहीं करना है, कोई जेमस्टोन नहीं करना है, कोई पंडित के पास जाकर पूजा पाठ नहीं करवानी है। ये किसको करनी है? खुद से करनी है। हमारे पास 2.5 लाख से ज्यादा लोग आज तक सीखे हैं इस पिछले 25 साल में, और लोग खुद प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी उम्र के हो।
मेरी दादी माँ 98 की एज में सीखी, 102 की एज तक उन्होंने खुद प्रैक्टिस की। मेरे नाना जी को 80 की एज में पैरालिसिस हुआ, वो खुद सीखे और 88 तक उन्होंने खुद ही प्रैक्टिस की। खुद सीख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जो कर्म आप लेके आए हो वो और कोई ठीक नहीं कर सकता। इज इट क्लियर और नॉट? अब दो प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप ठीक नहीं करोगे, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या। एक तो आपका फ्यूचर खराब, क्योंकि आपने प्रेजेंट में करेक्शन नहीं किया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, आपके बच्चों के अंदर वही डीएनए जा रहा है, वही प्रॉब्लम जा रहा है जो आपने उसको सॉल्व नहीं किया। इज इट राइट और नॉट? पेरेंट्स अगर कर्ज लेके मर जाते हैं तो कर्ज किसको चुकाना पड़ता है? बच्चों को चुकाना पड़ता है। आपके माता पिता को ये साइंस नहीं पता थी, आपके पूर्वजों को ये साइंस नहीं पता थी, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट आपको कुछ होमवर्क दिया है, करेक्शन करने के लिए कुछ दिया है, तो उसको पितृदोष नहीं कहते। उन्होंने कोई कर्ज नहीं किया है, कोई श्राप नहीं दिया, कोई माँ बाप बच्चों को श्राप नहीं देते। देते क्या? देते क्या? आप अपने बच्चों को भी श्राप दोगे, इज राइट और? लेकिन कुछ उन्होंने अधूरा कार्य छोड़ा है जो आपको पूरा करना है, और कुछ कार्य आपने छोड़ा है जो आपके बच्चों को पूरा करना है। लेकिन आज का जो लॉजिकल जनरेशन है, बच्चों का जनरेशन है, वो रिचुअल्स को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, लेकिन आध्यात्मिक को मानता है, क्योंकि वो स्पेस में जीना चाहता है। बच्चे आपको कहते हैं ना कि मामा मुझे स्पेस दो, मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो, कहते कि नहीं? इसका मतलब वो अपने ऑरा में आपके ऑरा को आने नहीं देना चाहते। इज इट राइट और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? मतलब वो साइंस का टेक्निकल वर्ड में कहता हूँ, स्पेस का मतलब है मेरी ऑरा से आप दूर रहो। जैसे कोरोना वायरस में हम दूर रहे कि नहीं, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे कि नहीं, वो ऑरा का डिस्टेंस मेंटेन करते थे। इज राइट और नॉट? तो हम उन्हें नहीं कह सकते हैं कि बच्चा तुम हीलिंग सीखो, तुम मेडिटेशन सीखो, तुम योगा सीखो, तुम करेक्ट करो, हम उन्हें नहीं बोल सकते। हमें ये करेक्शन खुद करना होगा। इज इट राइट? हमें वो जिम्मेवारी लेनी, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो आप कर सकते हो, मरने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने बच्चों को ब्लेसिंग देके मर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ ब्लेसिंग से काम नहीं कर चलता, करेक्शन से काम चलता। ब्लेसिंग तो आपके भी माँ बाप आपको देखेंगे, इज राइट और नॉट? लेकिन करेक्शन करना होगा, और ये करेक्शन करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एंगर, सैडनेस, सॉरो, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी आपके बॉडी सेल्स के अंदर से। जहां जहां पे भी आपके अंदर जो चीजें हैं वो आपको निकालनी पड़ेगी पीरियडिकली। 2 महीना 3 महीना ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आज आप दिमाग में लेते हो कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हमने कोविड से शुरुआत की थी ऑनलाइन सेशन, उसके पहले तो कभी हमने लिया नहीं, लेकिन आज तक हमने सुबह 6 से 7 फ्री योगा कंटिन्यू कर रहे हैं और शाम को 6 से 7 फ्री मेडिटेशन कर रहे हैं। कोविड खत्म हो गया तो भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कमिटमेंट हमारा था कि हम लोगों को कंटिन्यूस हेल्प करते जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं? तो आप में से अगर लोग तैयार हैं तो हम आपको वो लिंक भेजेंगे, तो सुबह 6 से 7 आप योगा कर सकते हो। आप तैयार हो तो शाम को 6 से 7 सुबह मेडिटेशन कनेक्ट हो सकते हो। इज इट राइट? और अदर्स आपको अगर फिजिकली सीखना है, जब हम 2 दिन यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली हम लोग हैं, तो हम आपका ऑरा करके आपको समझा सकते हैं कि आपको कौन सी हीलिंग सीखनी है, या कौन सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन या वूंड रिग्रेशन करना है। बिकॉज इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। इनिशिएशन हम आपका करेंगे, शक्तिपात हम आपका करेंगे, चक्र हम आपके खोलेंगे, अलाइनमेंट हम आपके करेंगे। आज सुबह जब मैं एयरपोर्ट पे था बॉम्बे के, तो मुझे बहुत जबरदस्त एक अच्छा मैसेज मिला। नॉर्मली कैसा है कि मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, बिकॉज मेरी रीडिंग की आदत नहीं है, लेकिन शॉर्ट जो मैसेजेस होते हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें एक मैसेज था बहुत जबरदस्त, उसमें लिखा था कि जब तक कोई चीज की अलाइनमेंट नहीं होती ना, तब तक कोई काम मत करना। समझ में कि नहीं? अलाइनमेंट का मतलब कैसा है कि अगर सपोज ये पंखा है, पंखा का अगर बैरिंग टूट जाता है तो ये क्या करेगा? आवाज करेगा कि नहीं चलते हो? इज इट राइट और नॉट? हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, उसके टायर की अलाइनमेंट नहीं है, तो स्टीयरिंग हिलेगा कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? आपके चक्र में अलाइनमेंट नहीं है ना, तो आपकी लाइफ अनस्टेबल है। कभी बहुत खुश है, कभी बहुत दुखी है, कभी डाइजेशन अच्छा होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इज राइट? कभी माइंड बहुत पॉजिटिव है, कभी माइंड बहुत नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। तो मैंने ये समझ लिया
कि जो हमारे हिमालय पे या आपके यहाँ पे प्रयागराज पे जो साधु संत जो ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग चक्र का अलाइनमेंट करते हैं। वो लोग चक्र के बीज मंत्र को चैंटिंग करते हैं, लम बम रम। इसलिए 100 साल 125 साल ये लोग अच्छे से जी लेते हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं होती। दैट इज द अलाइनमेंट। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमें भी कैसा है, ये अलाइनमेंट सीखनी पड़ेगी, और अलाइनमेंट के बाद हम बिफोर एंड आफ्टर हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम ये रिट्रीट्स में करते हैं, हम लोग 5 दिन की, ये वही महिला है जिसके बारे में मैं कह रहा था, जो वो स्कूल चलाती है, समझ में नहीं? इसका पहला और बहुत नेगेटिव था पास्ट का, और उसके बाद वो बहुत पॉजिटिव हो गई, बहुत चेंजेस आ गए उसकी लाइफ में। तो हम लोग हर इंसान की लिए ऐसे पीरियडिकली चेकिंग करते हैं। हम लोग रेसिडेंशियल रिट्रीट करते हैं, कभी ऋषिकेश में, कभी वृंदावन में, कभी शिरडी में, और हम 5 दिन लोगों को गुरुकुल की जैसे एजुकेट करवाते हैं। हम उनका सब प्रिपरेशन करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, योगा करवाते हैं, कुछ डाइट करेक्शन करवाते हैं। 5 दिन में ना इंसान पूरी तरह से तैयार होता है। फिर जब घर पे जाता है तो एक नई जिंदगी जीता है, वो न्यू लाइफ जीता है। इज राइट? तो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सिर्फ बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आप कितनी भी गीता पढ़ लो, कितनी भी कथाएं सुन लो, कितनी भी मतलब या शिवानी के टॉक सुन लो, सतगुरु के टॉक सुन लो, लेकिन जब तक उसको अपने संस्कारों में नहीं उतारोगे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इज इट राइट? सो आई होप आज का ये साइंस आप समझ गए, राइट? तो आपको जिनको भी इंटरेस्ट है, आप साई करुणा मिशन करके वेबसाइट पे जा सकते हो .org, या यूट्यूब पे जा सकते हो, डॉक्टर उदेशा टाइप कर सकते हो। हमारे जो टीम है वो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स दिए, फॉरगिवनेस के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के ऊपर, बहुत सारे डायबिटीज के ऊपर, कैंसर के ऊपर बहुत सारे टॉक्स दिए हैं करके। तो वो यूट्यूब पे टॉक सुन सकते हो, रिसर्च के टॉक सुन सकते हो, और उसके बाद अगर आप तैयार हो तो हम आपको हमारा कर सकते हैं, और हम आपको गाइड कर सकते हैं 1 to 1 कि भाई आपको क्या करेक्शन करना है। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम आपको पैसा देंगे, आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। बिकॉज मैं कोई पंडित भी नहीं हूँ, कोई गुरु भी नहीं हूँ। आई एम अ प्योर साइंटिस्ट, आई एम ओनली प्रैक्टिशनर। तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चलने को तैयार हो, लेकिन अगर आप चलने को तैयार नहीं, बिकॉज 90% मैं लोगों को देखता हूँ, दे आर इन द कंफर्ट जोन। कंप्लेन हम सब एक दूसरे को करते हैं। मतलब आपको अगर ये फ्रेंड मिल जाएगी तो आप दोनों कंप्लेन करोगे कि मेरे लाइफ में ये चीज़ चल रही है, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन बताएगा तो बोलेंगे मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, मेरे तो दिमाग में कोई बातें पहले पड़ती नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं तो इतनी बिजी रहती हूँ। इज राइट? हम बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जितना टाइम वरी में वेस्ट करते हैं ना, उतना टाइम हम मेडिटेशन में डाल सकते हैं, उतना टाइम हम हीलिंग में डाल सकते हैं, उतना टाइम हम साधना में डाल सकते हैं, उतना टाइम हम सेल्फ रियलाइजेशन में डाल सकते हैं। और अगर आपने डाल दिया तो आपको देख के आपके बच्चे फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे वो फॉलो नहीं करते जो आप बोलते हो, बच्चे वो फॉलो करते हो जो आप करते हो। इसमें बड़ा है ना? बोला तो बहुत बार है आपने, लेकिन करते क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही करते नहीं हो। इज राइट? अगर फादर कहता है कि बच्चा कभी सिगरेट मत पीना, बहुत खराब है, और बच्चा देखता है कि डैडी को दारू पी दिया मुझे खा करके, तो बच्चा फॉलो करेगा नहीं करेगा। इज राइट? तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो आपके अंदर देख रहे हैं ना, कमियां आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब बच्चे आपको फॉलो करेंगे। ऐसे फॉलो नहीं करेंगे, वो कहेंगे पहले आप तो सुन लो, हमें क्या समझा रहे हो। ये बात तो फैक्ट ही है। आजकल के बच्चे बहुत हमको कहते हैं ना, मुंह पे मुंहफट होते हैं, मुंह पे बोलते थे, हम तो कैसे गम खा लेते थे, सोचते थे कि माँ बाप को कैसे बोले। इज राइट? तो कहीं ना कहीं हमें बुरा भी लगता है कि यार बच्चे मुझे बोल दिया या हर्ट कर दिया। इज राइट? तो आप प्लीज स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ी अपने आप को चेंज करने की तैयारी रखिए, तो मेरे जैसे हजारों लोगों को अट्रैक्ट करो। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो तो ऐसी जगह पे कभी आप आ ही नहीं पाओगे। जब आप आ ही गए हो, मतलब समझ लो कि आप तैयार भी हो, और ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते को भेजने के लिए रास्ता बता रहा है, चलना तो पड़ेगा नहीं। इज इट राइट? सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ध्यान से शांति से सुना। बिफोर आई एंड, अगर किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, किसी का कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते जैसे हो। गला बहुत खराब है, हाँ। ये भी लड़ा संचित कर। नहीं, थ्रोट इन्फेक्शन। हाँ। मैं 2 दिन से 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 2
कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो संचित अभी हमने जो कर्म किया हाँ हाँ उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, Exactly. उसके फल को भी कर सकते राइट हैं। राइट जो हमारे पूर्व जन्म के हाँ। कर्मों के फलस्वरूप हाँ जो हो रहा है हाँ उसको हम कैसे आइडेंटिफाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक सिंपल मैं आपको बताऊं, हम लोग है ना जब बैंक की वेबसाइट में जाते हैं ना, आप लोग का बैंक में अकाउंट होगा ना, कोई ना कोई बैंक में अकाउंट होगा ना, तो जब वो वेबसाइट पे जाते हैं ना तो वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक कहता है करंट स्टेटमेंट और एक कहता है पास्ट स्टेटमेंट। इज राइट? तो करंट स्टेटमेंट में वो कहता है कि लास्ट के 10 ट्रांजैक्शन कौन से हैं करंट के, वो हमें दिखा है। और कुछ कहता है कि साल का अगर आपको आईटी भरना है तो आप एक साल पीछे जा सकते हो, कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप जा सकते हो और आप सारा पास्ट का देख सकते हो, आपने ट्रांजैक्शन क्या क्या किया है। राइट? तो एक होता है कि संचित कर्म को जानना, उसके लिए पास्ट का स्टेटमेंट निकालना होता है। और एक होता है प्रारंभ कर्म को जानना, उसमें सिर्फ वो करंट को देखेंगे, आज मेरे साथ किसकी हिम्मत की, किसके साथ मेरा तनाव है, झगड़े हैं, अनबन है, ये करंट स्टेटमेंट, ये अभी का अभी संचित, ये प्रारंभ कर्म है। इज राइट? तो बुद्धा महावीर जैसे लोगों ने क्या किया, ये लोग विपश्यना में, अनुलोम विलोम में, मेडिटेशन में पीछे 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 गए। महावीर 513 लाइन पीछे गए, बुद्धा 649 पास लाइन पीछे गए और वो सेल्फ रियलाइज आके स्मरण किया। हम आप तो नहीं कर सकते, शून्य दिमाग का नहीं है। हम तो सोचने जाए तो ज्यादा, मतलब हम शांत रहने जाए तो ज्यादा सोच आती है। इज राइट? तो ये ऑरा साइंस ऐसा है ना जो आपको बता भी देगा कि प्रेजेंट का क्या कर्मा लेके आए हो, पास्ट का क्या कर्मा लेके आए हो। अब इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन आपके पास क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। या तो आप है ना अभी के जो प्रारंभ कर्मा है ना उसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ, जो अभी अभी करंट के कर्मा है। या तो आप बोलोगे कि मुझे तो पिछले जन्म के भी कर्मा ठीक करना है, मुझे ये फ्यूचर में पॉप अप हो गया ऐसा नहीं चाहिए, या नेक्स्ट लाइफ में आएंगे मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपनी 28 पास लाइफ देखी और मैं उसी को कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतनी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैं 3 दिन पहले दुबई था, उसके 1 हफ्ते पहले शिरडी था, उसके 1 हफ्ते पहले मैं वृंदावन था। तो मैं इतनी ट्रैवलिंग इसलिए कर रहा हूँ पास लाइफ को क्लियर करने के लिए। जहाँ जहाँ पे जो कमिटमेंट थे, जिन जिन लोगों के साथ मेरा सोल कर्मा का कनेक्शन था, मैं जाके वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये टर्म है आपने यूज किया और जिसका हाँ। हिंदी आभा मंडल। अनुवाद दिया आभा मंडल, प्रभा हाँ। मंडल, व्हाटएवर इट इज। हम अगर हिंदुइज्म में देखें, हाँ। हिंदू देवी देवता को देखें, इवन इन बुद्धिज्म, Yes. लाइक बुद्धा, Yeah. बुद्धा नहीं कहते, बुद्ध, Yeah. बुद्धा इज अ रॉन्ग टर्म। तो बुद्ध को जैसे हम देखें, सबके यहाँ एक प्रभा मंडल हाँ, है, exactly. हिंदू देवी देवता Okay. में भी, जो कि बाद में डेवलप हुआ है, हाँ, वो हाँ। ये पहले नहीं Right, था, right. ये बाद में आया है प्रभा। तो आपका जो टर्म ऑरा, ये हाँ। प्रभा मंडल क्या कोई अदृश्य या इनविजिबल इनविजिबल एनर्जी जिसको फोटॉन्स कहते हैं। कैन कोई एक पैरेलल हम लोग ढूंढ सकते हैं जो हमारे धर्म में, हाँ आइदर इन वेदर इट इज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो देवता का जो प्रभा मंडल है, हाँ। जिसको कि हेलो कहते हैं, नॉट ऑरा, Yes, hello. तो क्या हम लोग उसको एक पैरेलल देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। उसका एक सिंपल साइंस है। अगर आप अपने अंगूठे को ऐसे देखोगे ना, थोड़ी देखिए व्हाइट वॉल बैकग्राउंड में, तो धीरे धीरे आपको आजू बाजू कुछ दिखेगा। अच्छा, एक तीसरी बात ये पूछनी थी आपसे, यू आर अ साइंटिस्ट एंड आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम अ हिस्टोरियन। हाँ आपने जो भी एक्सप्लेन किया सेल्स पे, मतलब एनाटॉमी में किया सब कुछ, बट आई वांट टू नो, हाँ जैसे गुस्सा की बात आपने हाँ, की, हमारे एंगर की, right. हमारे कुभाषण की, Right. शब्दों की, हाँ तो क्या हम एक संबंध ढूंढ सकते हैं हाँ भाव और शरीर में, हाँ right. मन में हाँ. और शरीर में, हाँ दोनों का जब बैलेंस होगा या हाँ. दोनों का जब इम्बैलेंस, असंतुलन होगा, yes. क्या उसी समय इस प्रकार के हम लोग भाषा का इस्तेमाल करेंगे? हाँ केवल फिजिकली सेल्स और इनको ही नहीं हमें दूर करना है, हाँ. हमें अपने मन को भी हाँ. प्योरीफाई करना है। एग्जैक्टली। तो मैं यही कह रहा हूँ कि या तो हम अपने आप को एक प्रोटेक्शन डाल सकते हैं, एक वाइट लाइट एनर्जी डाल सकते हैं, या तो अगर हम होश में रहें, जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं, तो लगेगा कि ये सामने वाला आया और मुझे गुस्सा आने ही वाला है, लेकिन मैं पूरा होश में हूँ, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन हम होश खो बैठते हैं
आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि उसने ट्रिगर किया ना, कहीं ना कहीं हम भरे पड़े थे और फिर ट्रिगर करते कहते थे तूने उंगली की, और वो बस्ट आउट होते कि भड़ास निकलती है। तो वो सिचुएशन आने से पहले अगर आप अपनी हीलिंग कर लोगे, तो इसलिए डॉक्टर टोनी रॉबिन्स कहते हैं गिव अ पॉज। क्या कहते हैं? गिव अ पॉज, डोंट गिव एनी रिएक्शन, रिस्पॉन्ड टू इट। और ये बुद्धा ने भी कहा कि इमीडिएटली कोई चीज को रिएक्ट मत करो। आपके सामने कोई गलत चीज हुई है, समझने की कोशिश करो मेरे साथ क्यों गलत हुआ, क्या मैंने इसको आकर्षित किया, क्या मैंने भी कभी इसके साथ ऐसे किया इसलिए इसने मेरे साथ ऐसे किया। और अगर आपने पॉज दिया तो आपको समझ में आएगा शायद सही में ये चीज मैंने भी कभी की होगी, तभी आज मेरे सामने ये ऐसा होता है। तो फिर आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे। इज इट राइट? क्योंकि आपको डिसॉल्व करना है, और अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये साइकिल रिपीट होगी। और आप बोलोगे यार पिछली बार भी तूने ऐसे ही किया, पहले भी तूने ऐसे ही किया, क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो साइकिल रिपीट हो रही है। और आपके साथ अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो कल मुझे आपसे लेसन सीखना नहीं है, कोई एक थर्ड पर्सन आएगा मुझे वही लेसन सिखाएगा। तो चॉइस किसकी है? हमारी। क्या आपको उससे बाहर आना है, क्या आपको वो लूप साइकिल में रहना है? ये हमारी चॉइस है कि नहीं? इज राइट? हम जब क्लिनिक पे जाते हैं और पेशेंट देखते हैं, ये पेशेंट तो पिछली बार भी मेरे साथ ही था, यहीं बाहर बैठा है, वो भी साइकिल में, आप भी साइकिल में, राइट? जब दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, सोचते हैं वो पेशेंट आया नहीं, पिछली बार तो मेरे साथ था। फिर पता चलता है नहीं, उसने कुछ तो भी नेचर के में गया, उसने पंचकर्मा करवाया, अब उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं, वो बीमारी नहीं है, तो वो लूप साइकिल से बाहर आया कि नहीं? तो चॉइस किसकी है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि कर्म से भुगतना ही जरूरी है। देयर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट। जैसे कभी कोई हम लोग सिग्नल तोड़ते हैं ना, तो जेल में जाना जरूरी नहीं, हम फाइन भी तो भर सकते हैं। हम कहते हैं हम लोग 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए दंड भरने को तैयार हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी एक सब्स्टिट्यूट है। फिर आप योगा करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, डाइट करो, होपोनोपो करो, ईएफटी करो, कुछ भी ऐसा करो, ये सब्स्टिट्यूट है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी का करेक्शन कर रहे हो, अपने थॉट का करेक्शन कर रहे हो। तो ये लूप साइकिल से आप बाहर आ पाओगे, अदरवाइज ये तो रिपीट होते रहेगा। लोग आपके साइकिल से परेशान है, आप उनके साइकिल से परेशान है, तो फायदा क्या है? जब भी कोई पुरुष स्ट्रेस में होता है, तुरंत दारू की बोतल निकालता है, तुरंत सिगरेट निकालता है, ये एक साइकिल है उसकी। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन जब वो सोच ले, ठान ले कि नहीं मुझे पीना नहीं है, मैं इसकी जगह पे थोड़ा प्राणायाम करूंगा, कपालभाति करूंगा, अनुलोम विलोम करूंगा, तो वो दूसरी बात पिएगा ही नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप होश में हो, अवेयर हो, तो आप ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको बाहर आना है, सामने वाला भले तैयार नहीं है बाहर आने को। इज इट राइट और रॉन्ग? ऐसा नहीं कि आपको घर छोड़ के भागना है या डिवोर्स लेना है या दूसरे घर में भाग जाओ, ऐसे कुछ भागने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो सब कुछ अभी भी लॉक किया गया है ना, एंकरिंग किया गया है। इज इट राइट और रॉन्ग? उस एंकर को तोड़ना है, उस लॉक को तोड़ना है, उस ऑरा में से वो कार्मिक पार्टिकल्स निकालना है, वो मेमोरीज निकालना है, तो ही आप फ्री हो पाओगे, अदरवाइज कभी फ्री नहीं होगे। और हमारी आईज, हमारे हेड्स और हमारा डेंटल रीजन और हमारा ब्लड और बोन, ये 5 चीजें हैं जहाँ मेमोरी सबसे ज्यादा है। तो ब्लड से भी हमारी मेमोरी निकाली है, आई से भी निकाली है, दांतों में से भी निकाली है, बोन्स में से, हड्डियों में से निकाली है, ताकि ये मेमोरी हमेशा के लिए निकल जाए, कभी दोबारा वापस लाइफ में नहीं आए। Is any other question? ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना आप सुनोगे ना सही में मजा आएगा। मैं खुद 25 साल में मुझे कभी बोर नहीं होता कि वापस यही लेक्चर देना। अभी हाल ही में मैं 2 बार यूएस गया, वहाँ 1.5 महीना रुका और वहाँ पे इतने इंटरनेट क्वेश्चंस कर रहे थे ना लोग, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे भी अच्छा लगा कि उनके वजह से मुझे और ज़्यादा रिसर्च करने का मौका मिला। मुझे लगा मुझे तो बहुत आता है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी मेरा हद तक ईगो तोड़ा और काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, राइट? तो आप भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और अपना ईगो तोड़िए, दूसरों का ईगो नहीं तोड़ना है। सर, यस, सैचुरेशन पॉइंट होता है, सबका होता है, पृथ्वी का भी। एग्जैक्टली। और ये सैचुरेशन पॉइंट एक कहता है ना, एक चुनौती है परिवर्तन के लिए। जैसे कोरोना आया ना, सैचुरेशन हो गया,
बिजनेस है, सैचुरेशन हो गया, तो रिसेशन आ गया। तो ये चीजें परिवर्तन लेके आती है। अब आपकी चॉइस क्या है, सैचुरेशन में, डिप्रेशन में जाना, कंफर्ट में रहना, या तो कुछ बदलाव के साथ जीना। सैचुरेशन किस चीज का है, इस सिचुएशन का जो अभी चल रहा है। लेकिन अगर बदलाव के लिए तैयार हो तो आप न्यू एंटर कर सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपको एक नए दौर में ले जाएगी। शरीर यही रहेगा, आत्मा यही रहेगी, लेकिन मन अलग रहेगा। जब हमने ये लैपटॉप खरीदा था, इसमें एक अलग विंडोज था, ओएस अलग था। जैसे जैसे ये समय जाता गया, वाईफाई कनेक्शन मिला, ये नया सॉफ्टवेयर आ गया इसके अंदर। इज राइट? तो मैं ये कहता हूँ कि आप भी टाइम टाइम पे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। अदरवाइज लोग बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे तुम बहुत पुराने ख्याल आते हो, इसलिए मेरी और तुम्हारी नहीं बनती। जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया तुम्हारा और मेरे बीच, बोलेंगे कि नहीं? यू कैन नॉट बी फ्रेंडली विद योर किड्स अगर आप इस सैचुरेशन के साथ जी रहे हो। इज राइट? गेट अपडेटेड। जैसे आपने बोला कि पूजा जब करते हैं हाँ। वो फायर फ्यूल का काम। यस यस यस। क्योंकि हम है ना क्या करते हैं, मैं आपको सही में बताता हूँ। मुझे ये अभी रिसेंटली पता चला, मतलब इतने साल तो मैंने भी कभी सोचा नहीं। अभी कहीं तो मैं गया था, हाँ शायद वृंदावन ही गया था, और वहाँ मैंने देखा कि लोग गुस्से से जाते हैं, बाहर आके और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। लोग डर लेके जाते हैं, बाहर आके और डरते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सोचा यार अभी तो मंदिर से बाहर आया, अभी तो ये बदलना चाहिए। लेकिन उसने अंदर ऐसा कोई संकल्प ही नहीं डाला कि भगवान आज मैं गुस्से को यही छोड़ के जाती हूँ, आज मैं डर को यही निकाल के जाती हूँ। ऐसा तो डाला ही नहीं। तो उसी चीज को वापस लेके आएगा कि नहीं? तो ये तो अपना ऑरे पे हुआ ना, अपने ऊपर हुआ। Exactly. लेकिन वी कांट से कि आप पूजा कर रहे हैं वो फायर फ्यूल का। नहीं, मैं तो एक साइंस बता रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। क्या अभी आपके मोबाइल पे ना आप कुछ चीजें देख रहे हो और मोबाइल की बैटरी एकदम डाउन हो गई, फिर आपने उसको करंट में लगा दिया, अब चार्ज हो रही बैटरी, लेकिन आप वही चीजें कर रहे हो, वही देख रहे हो जो पहले देख रहे थे। इट्स फ्यूल टू फायर। लेकिन आप कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो आपको शांत शांत देते करते हैं। हैं। ये शांत करते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयारी भी तो चाहिए। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ। कि हमारे अंदर भी बदलाव का भाव चाहिए, इंटेंशन चाहिए। अदरवाइज लोग क्या सोचते हैं पता है, बस मैं वहां जाऊंगा ना मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया। अगर ऐसा होता तो कृष्ण के वक्त तो दुर्योधन ही पॉजिटिव हो जाता। इसलिए ये वी कांट से कि वो फायर फ्यूल का काम करता है। हाँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। शांति That is the sign. मतलब ये वर्ड आपने यूज किया, दैट वाज मतलब हाँ। मेरे साथ दैट वाज रॉन्ग। हाँ, नहीं मतलब आप ये सोचो कि जो चीजें सिर्फ एनर्जी लेने जाते हैं और एनर्जी लेके बाहर आते हैं, ये अपने वो ऊपर it is कौन fuel सी to fire। एनर्जी ले रहे हैं। समझ में कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं इंसान बोलते हैं ना, नहीं मैं चाहता हूँ लेकिन मैं खुद पूरा परिवर्तन हो गया हूँ। तो दैट इज माइंड टू माइंड डिपेंड करता है कि कुछ लोग कैसा करते हैं ना, सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपनी कमियों के साथ जाते हैं और वो उसी कमियों को वापस लेके आते हैं। तो काफी बार हम कहते हैं ना, तुम्हारा क्या फायदा हुआ 4 धाम जाके, तू तो और ज्यादा गुस्सा कर दो। हमें तो लगा तुम यात्रा पे जाने के बाद फिर शांत हो जो जाओगे। मतलब आई एम हिंदू, तो हमने जो हिंदू धर्म में देखा है, हाँ। मंदिरों में हाँ कोई शांति नहीं मिल सकती। जो माहौल है, हाँ एक तो भीड़, हाँ गंदगी, पानी लोग Exactly, चढ़ा रहे हैं, exactly. नारियल फोड़ रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि I was born as a Hindu, I will die as a Hindu, and still I am a Hindu. हाँ। लेकिन जो कमी है, वहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके आगे हम पॉइंट आउट कर। हम बड़े मंदिर केदारनाथ में जाते हाँ। हैं, केदारनाथ मंदिर में गए, मुश्किल से तो लंबी क्यू है, इतनी VIP, लंबी। एक तो VIP, VVIP पास लो, हाँ। ईश्वर का दर्शन करने के लिए भी हम लोग सोर्स बिगड़ाते हैं। उस मूर्ति के लिए हम गए, हम सारे मंदिर गए हैं, और मेरे पीछे 2-4 बंदे चंडीगढ़ के आए हुए थे। ओए 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 जल्दी चल, ओए नहीं एग्जैक्टली जिसके लिए गए आंटी आगे चल, आंटी जल्दी आगे चल। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप ईश्वर के मंदिर में हैं, आप उस स्थान पे जहाँ पर केरला से शंकराचार्य वहां तक पैदल यात्रा करके उस केदारनाथ में पहुंचे थे, और उस जगह है, और वहां पे कहा जाए ओए आंटी जल्दी चल, ओए आंटी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं, ये हम मंदिर में कौन सा दर्शन करते जिसके लिए जा रहे हैं इसी वैष्णो देवी गए, इवन तिरुपति गए, तिरुपति में मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। अरे मैंने तो भगवान को देखा तक नहीं। आप कैसे भगवान हैं? आप बनारस हमने चले आपको जाओ। देखा तक नहीं। मूव, ये विश्वनाथ जी में हमारे तो विश्वनाथ जी खो गए, हम इस बार गए तो मैं तो वे इस